कल भी हारून साहब हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर, इसकी ज़रूरत और मकसद के ऊपर बात की थी, मगर इसके काबिल तवज्जो नकात कौन से हैं ये अभी तक सामने नहीं आ सके। आपने इसको देखा है, क्या लगता है आपको कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर कहा जा सकता है बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने काम किया है? जी, कुछ काम किया भी है और कुछ पहलू तिश्ना भी हैं। मैंने एहतियातन इन्हें लिख लिया है, ठीक है, ताकि कोई इबाम ना रह जाए और कोई तशनीगी ना रहे। सही। देखिए, बुनियादी नुक्ता ये है कि चूँकि किसी भी वक्त जारहियत का दुश्मन इर्तिकाब कर सकता है। हमेशा ऐसा ही होता है, जब आपका एक दुश्मन है तो उससे खैर की तवक्को तो नहीं की जाती, किसी वक्त भी कर सकता है। और भारत की तो पहले दिन से इस्टेब्लिशमेंट की ये पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान के वजूद को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। तो ऐसी सूरत में कौमी ताकत के सारे अवामल इस्तेमाल के, हर वो चीज़ जो इस्तेमाल की जा सकती है वो की जाएगी, पूरी कौम को और उसकी पूरी सलाहियत को, और उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इक़्तिसादी क़ुव्वत बढ़ाई जाएगी। ग़ालिबन अहम तरीन नुक्ता ये है कि इक़्तिसादी हालत बेहतर बनाई जाएगी, ताकि वसाइल मुहैया होंगे तो आप असला बनाएंगे और असला ख़रीदेंगे। और बैरूनी प्रोपेगेंडे का मुकाबला किया जाएगा। वो डिसइंफॉर्मेशन लैब आपको मालूम है ना, 750 वेबसाइट्स जी। तो ये इस वक्त तो असल जंग यही है। यानी एक तो है तकरीब कारी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ज़रिए और ग्रोहों के ज़रिए, ये NGOs के ज़रिए डिसइंफॉर्मेशन। सही। ये जो अखबार नवीस बात प्रोपेगेंडा करते हैं तो ये उसका हिस्सा है। इनमें से अगर निगरानी इनकी की जाए तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बाद NGOs हैं जो वो जासूसी करती हैं और मालूमात फराहम करती हैं दूसरे मुल्कों को। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में दिफाई सलाहियत बढ़ाई जाएगी। देखिए, इसमें तो पहले ही से काम हो रहा है और चीन के ताबन से हो रहा है। आपको पता है कि चीन इसमें बाद पहलों में अमेरिका से आगे निकल गया है। अब तो उन्होंने मसनूई सूरज भी बना लिया है, जो ख़ास इलाके के लिए महदूद इलाके में तपश फराहम करता है और सूरज से ज़्यादा फराहम करता है। जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल में खुद मुख्तारी, ठीक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी हासिल की। हमने अल-खालिद टैंक बनाया है, जो दुनिया का बेहतरीन टैंक नहीं है, बेहतरीन टैंकों में से एक है। और हमने जहाज़ बनाया है और मज़ीद वो J-10 भी बनाने वाले हैं, उसके भी काम शुरू हो चुका है। और असला की दौड़ में शामिल हुए बग़ैर कम से कम जौहरी सलाहियत, ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत ऑलरेडी इंडिया से ज़्यादा है और उम्मीद है कि हमेशा ज़्यादा ही रहेगी, इसलिए कि ये आखिरी हथियार आपका यही है। और इस हथियार को इस्तेमाल नहीं करना होता, इसका खौफ पैदा करना होता है। और इसी वजह से ज़िया-उल-हक ने इसको इस्तेमाल किया था। इंडिया हमले का फ़ैसला कर चुका था 1987 में, मगर हमला नहीं कर सके थे। टांगें काँप रही थी राजीव गांधी की जब ज़िया-उल-हक ने उससे कहा कि अगर ऐसा किया तो हम ऐसा जवाब देंगे कि नामो निशान मिटा देंगे बस शहरों का। ज़ाहिर है मकसद ये तो नहीं था कि एटम बम से हमला किया जाएगा, मकसद ये था कि हमला रोका जाएगा। ये हमला रोकने के लिए है। मैं अपने इस मौक़िफ़ पे बहरहाल कायम हूँ पूरी तरह आज भी कि इंडिया हमला करेगा ही नहीं। कोई छोटी मोटी कार्रवाई कर सकता है और उसका जवाब भी उसे मिल जाएगा। वो पाकिस्तान बेदस्तपा तो नहीं है, फ़ौज का साइज़ छोटा है, डिटर्मिनेशन कम नहीं है, सलाहियत कम नहीं है। हकीकत यह है कि पाकिस्तानी वार हार्डन्ड आर्मी है, पाकिस्तानी फ़ौज की सलाहियत उससे बहुत ज़्यादा है। ये जो बात कही है, यानी जनरल बाजवा ने, मेरा ख्याल है एक फ़िक्रे में इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा वो भी मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। वो ये है कि फ़ौजी क़ुव्वत जो है वो कौमी सलामती का सिर्फ एक जुज़ है। सारे पहलू बरूए कार आने चाहिए, तमाम पहलू। और ज़ाहिर है उससे मुराद क्या है? उससे मुराद इक़्तिसादी क़ुव्वत है और कौमी हम आहंगी है। कौमी हम आहंगी 65 में सारी कौम पुश्त पे खड़ी थी फ़ौज के, और अचानक हमला हुआ था, ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था बिल्कुल। लाहौर और सियालकोट पे बॉर्डर पे पूरी आर्मी उतनी डिप्लॉयड नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, मगर दोनों जगह हमला रोक दिया गया। कौम पीछे खड़ी है, ये भी ठीक है कि रोका तो लड़ने वालों ने, जो टैंकों के सामने सीने सफ़र हो गए, लेकिन कौम भी तो पुश्त पे खड़ी थी, उससे मोराल बुलंद होता था। यही एक रास्ता है। जंगें सिर्फ फ़ौज नहीं जंग लड़ा करती,
कौमें लड़ा करती हैं, कौम दिफा करती है। अच्छा, इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा उसके देखिए बेसिक पॉइंट्स क्या हैं कि कौमी सलामती कमेटी का बाकायदगी से इजलास होगा और पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाता रहेगा। प्रोपेगेंडे की जंग में अफवाज को हुकूमत की मुकम्मल हमायत हासिल रहेगी। बरामदात अगर नहीं बढ़ाई जाती तो सरमाया मौजूद नहीं होगा, यानी कौमी दिफा के लिए सरमाया, इंडिया का बजट सिर्फ दिफाई बजट हमारे बजट से दुगना हो गया है। फिर ये कहा कि सरमायाकारों के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाती हैं और उन्हें काम नहीं करने दिया जाता। सही। आने वाले वक्तों में पानी का चैलेंज है, हम 10 डैम बना रहे हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए ये ठीक है, इसमें कोई बात ऐसी नहीं है जिस पर डिसएग्री किया जाए, लेकिन पानी का चैलेंज सिर्फ डैम बनाने से नहीं पूरा होगा। डैम तो बहुत, अयूब खान के दौर के बाद पहली दफ़ा डैम बन रहे हैं, ये बड़ी यानी खुशाइंद बात है। लेकिन पानी वेस्टेज बहुत है, ज़मीन हमवार नहीं है, कहीं पानी खेत में खड़ा होता है, ज़्यादातर ज़मीन अच्छी है, और कहीं पानी सैराब चढ़ता ही नहीं है। लेज़र लेवलिंग ज़रूरी है, पेस्टिसाइड्स में मिलावट ख़त्म करना ज़रूरी है। सही, ठीक। और खाद का बर वक्त, ये खाद का क्राइसिस आपने देखा, अब उसमें हम बात करते रहे, मजीद उसमें इजाफे की ज़रूरत नहीं है। और पानी फ्लड इरिगेशन नहीं हो सकती। अब वज़ीर आज़म साहब को मालूम होना चाहिए, ये बात उन्हें कहनी चाहिए थी। अब फव्वारे लगाए जाएंगे और ये मुमकिन है। मुमकिन इस तरह है कि अरब ममालिक फूड सिक्योरिटी के लिए उन्हें ज़रूरत है, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। जो फवाद चौधरी ने कहा कि शहरियत दे दी जाएगी, उसमें एक तो अफ़गान सरमायाकार हैं जो तुर्की में, मलाइशिया में, ईरान वगैरह में सरमायाकारी कर रहे हैं, तो उन्हें यहाँ शहरियत दी जाए और वो यहाँ सरमायाकारी का इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होंगे। अगरचे उसकी और शरात भी है, मैं उसकी बात करता हूँ। अच्छा, तो दूसरा, वो अरबों को खुराक चाहिए, पानी नहीं है, बहुत कम अरब मुल्क हैं, यानी मिस्र है जहाँ पानी है, कोई एक आध और हो सकता है, उन्हें खुराक की ज़रूरत है। तो आपके पास जो 2-2.5 करोड़ एकड़ पड़े हुए हैं, आप उन्हें सैराब कर सकते हैं, पानी की ज़रूरत है ना, और तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती मट्टी को फसल उगाने के लिए। तो फव्वारों से आप पानी लगाएं तो 90% कहा जाता है, अगर 70% पानी भी बच रहे तो 1 इंच भी ऐसा नहीं रहेगा जो सैराब न किया जा सकता। आप उन्हें दें, फर्ज कीजिए 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की लीज पे दें उन्हें ज़मीन कि आप इसमें खुराक उगाएं, और वो उगाएंगे तो इतनी खुराक होगी कि उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी और हमारे यहाँ भी अनाज सस्ता हो जाएगा, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। ठीक है। फिर ये है कि फसलें अब बदल गई हैं, अब ये सिर्फ गंदम और चावल पे नहीं है, दुनिया में और बहुत सी कीमती चीज़ें आप जानते ही हैं, मैं उसका जिक्र करता रहता हूँ।